चलिए बात करते हैं हम लोग फोर्स की। तो फोर्स की डेफिनेशन जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पुश और पुल विच causes change in state of motion, change in state of motion। ठीक है, यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखाई देगा दैट इज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। यानी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन का क्या मतलब है? जैसे कि हम आपसे बोले कि एक बॉडी है, लेट से ये बॉडी फिलहाल रेस्ट पे है। ये बॉडी हमने किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया, m किलोग्राम की बॉडी है। ये शुरू में ये रेस्ट पे थी। रेस्ट पे होने का मतलब कि जो इसकी स्पीड थी एट t इज इक्वल्स टू हम 0 बात करें तो जो इसकी जो स्पीड थी वो क्या थी? 0। ये बॉडी मूव नहीं कर रही थी, ये बॉडी रेस्ट पे थी। बट जैसे ही इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ, हमने मान लिया कि लेट से कि एक्सटर्नल फोर्स इस पे F अप्लाई हुआ। इस फोर्स के अप्लाई होने के बाद ये बॉडी मूव की इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और कुछ देर बाद इसकी जो हमने स्पीड देखी वो देखी v, यानी एट t इज इक्वल्स टू स्मॉल t पे इसकी स्पीड क्या होगी? v। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि शुरू में जो बॉडी की स्टेट थी वो रेस्ट की कंडीशन में थी बॉडी, और जैसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ, इस फोर्स के अप्लाई होने के बाद बॉडी मूव करने लग रही, यानी बॉडी मोशन में आ गई। यानी यहाँ पे बॉडी की स्टेट में चेंज हो गया। जो बॉडी पहले रेस्ट पे थी वो बॉडी अब मूव कर रही है। तो फोर्स का ये एक इफेक्ट होता है। देखिए आपने 9th में पढ़ा होगा कि जो फोर्स के इफेक्ट होते हैं कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें शेप और साइज में क्या चेंजेस हो रहे हैं फोर्स की वजह से, वो सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी। यहाँ पे हम रिजिड बॉडी के बारे में बात करें तो रिजिड बॉडी पे फोर्स अप्लाई होने के बाद उसके शेप और उसके साइज पे कोई चेंज नहीं होने वाला। यहाँ पे हमने देखा कि एक बॉडी जो शुरू में रेस्ट की कंडीशन पे थी, एक फोर्स अप्लाई होता है, और फोर्स अप्लाई होने के बाद बॉडी के पास एक स्पीड आ गई v, टाइम t पे हमने चेक किया उसकी स्पीड आ गई v। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी पहले से मूव कर रही थी, यहाँ पे तो इस बॉडी को हमने मान लिया कि बॉडी रेस्ट पे थी। हमने मान लिया, सपोज करिए कोई बॉडी है जो मूव कर रही है, m किलोग्राम की बॉडी है, कोई बॉडी इस डायरेक्शन में v1 स्पीड के साथ मूव कर रही है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि इन द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी एक हमने फोर्स F अप्लाई कर दिया। अब इस फोर्स F अप्लाई होने के बाद होता क्या है कि कुछ देर बाद इस बॉडी की जो स्पीड हो जाती है v1 से हो जाती है v2। ये बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पहले से ही मूव कर रही है। फोर्स जो कि अप्लाई हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो फोर्स ने क्या किया, ये बॉडी जिसकी स्पीड पहले v1 थी, अब इसकी स्पीड को चेंज करके उसने v2 कर दिया। और आप प्रैक्टिकली जब इस चीज को कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि जो v2 की वैल्यू यहां से होगी इट विल बी ग्रेटर देन v1, यानी कि स्पीड यहां पे इंक्रीज हो गई। तो फोर्स ने यहां पे क्या किया, बॉडी की स्पीड को इंक्रीज कर दिया। यहां पे एक अलग केस आप ये भी देख सकते हैं कि लेट से हमने बोला कि कोई बॉडी थी, वो बॉडी ऐसे मूव कर रही है, वो v1 स्पीड के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, m किलोग्राम की बॉडी है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। और इस पे जो हमने अब फोर्स अप्लाई किया वो अप्लाई किया अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ पे देखिए बॉडी टूवर्ड्स राइट मूव कर रही है। जो भी हमने एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया है वो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे एक्ट हो रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट। अब क्या होगा, t इज इक्वल्स टू 0 की बात कर रहे हैं हम। ये t इज इक्वल्स टू 0 पे बॉडी की स्पीड थी v1, यानी कि स्पीड v इज इक्वल्स टू हमने कितना मान लिया, v1 स्पीड मान लिया। कुछ देर बाद जब हमने देखा बॉडी की स्पीड और उसको जब हमने कैलकुलेट की तो हमने पाया कि स्पीड अब इसकी चेंज हो गई है v1 से v2, और कैलकुलेट करने के बाद ये पता चला कि यहाँ से जो v2 की वैल्यू है वो v1 से कम निकल के आई। मतलब फर्स्ट वाले केस पे जहाँ पे फोर्स एक्ट हुआ था इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वहाँ पे स्पीड इंक्रीज हुई। लेकिन इन सेकेंड केस आप देख सकते हैं जहाँ पे फोर्स एक्ट हुआ है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। बॉडी देखिए, बॉडी आपकी टुवर्ड्स राइट मूव कर रही है, लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हुआ है वो टुवर्ड्स लेफ्ट एक्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे बॉडी के मोशन की जो डायरेक्शन है उस पर तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन बॉडी का जो मैग्नीट्यूड है, उसकी स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो गया। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो v1 है ये इंक्रीज हुआ है,
हमने एरो अपवर्ड डायरेक्शन में शो कर दिया ये शो करने के लिए कि स्पीड यहाँ पे बढ़ी है, यहाँ पे स्पीड क्या हुआ है, घटी है। दोनों जगह कॉमन क्या है कि जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो या तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन अप्लाई हुआ है या फिर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन अप्लाई हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे दोनों केस में फोर्स हमेशा पैरेलल एक्ट हो रहा है बॉडी के मोशन से। तो आप एक कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं सिंपल सा कि अ पैरेलल फोर्स causes change in magnitude of velocity। ठीक है, और जो कि हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, यहाँ पे एक एरो के साथ आप रिप्रेजेंट करिए। यानी कि वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में अगर चेंज हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है पैरेलल फोर्स की वजह से। तो पैरेलल फोर्स क्या करते हैं, वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब या तो वो मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकते हैं या फिर वो मैग्नीट्यूड को घटा सकते हैं, जहाँ जैसा कि आप इन दोनों एग्जांपल्स में देख सकते हैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड बढ़ गया वेलोसिटी का और यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो घट गया, डिक्रीज हो गया। दोनों फोर्सेज जो हैं वो पैरेलल हैं। एक फोर्स एक्ट हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दूसरा फोर्स एक्ट हो रहा है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। दूसरा एक एग्जाम्पल हम अगर दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे हमने बोला कोई बॉडी है, लेट्स से कि वो कुछ इस तरीके से मूव करी है। ये एक हमने एग्जांपल ले लिया, ये कोई बॉडी थी, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये m किलोग्राम की बॉडी है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है टुवर्ड्स राइट, और हमने बोला कि इसकी स्पीड है v, और इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई कर दिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए यहाँ पे जो फोर्स हमने अप्लाई किया, दिस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर ये फोर्स न होता तो आप कहते फिर बॉडी इस पाथ को फॉलो करते हुए जाती। अगर ये फोर्स न होता तो इसी पाथ पे आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हुई जाती। क्योंकि फोर्स यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन अप्लाई हुआ, ये फोर्स खुद की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ, इस बॉडी को डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा। क्योंकि बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे भी बढ़ रही है, तो बॉडी का जो मोशन होगा वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। बॉडी फॉरवर्ड आगे भी जाएगी, साथ ही साथ बॉडी फोर्स के इन्फ्लुएंस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेगी। तो आप कह सकते हैं बॉडी ये जो m मास की है, कुछ देर बाद हो सकता है ये बॉडी यहाँ पे आ जाए। ये जो वेलोसिटी आपको v दिख रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं होगा, जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड था वही मैग्नीट्यूड यहाँ पे होगा। लेकिन अगर हम बात करें वेलोसिटी की डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन यहाँ पे ऑफ कोर्स चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन देखें तो आप बोलेंगे ये हो गई वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन। तो हमने इसको v डैश कर दिया और इसको हमने शुरू में किया था, ये वेलोसिटी वेक्टर सिंपल v था। तो देखिए मैग्नीट्यूड पे कुछ असर नहीं पड़ा, बट यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई। तो वेलोसिटी वेक्टर के चेंज होने का मतलब यही होता है कि या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। दोनों में कुछ भी अगर बदल रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर बॉडी की चेंज हो रही है। यहाँ पर जो हमने शुरू में बात की थी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, तो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन का मतलब ही होता है चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर यानी कि बॉडी की वेलोसिटी वेक्टर में चेंज हो जाए, इसका मतलब कि स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हुआ। वेलोसिटी वेक्टर में चेंज होने का मतलब कि या तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाए या तो उसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर फोर्स था उसने बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, बॉडी के मैग्नीट्यूड पे कुछ असर नहीं हुआ। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर तो दोनों पॉइंट्स पे जो बॉडी का है, इस पॉइंट पे बॉडी का वेलोसिटी वेक्टर हमने v से रिप्रेजेंट कर रखा है, इस पॉइंट पे बॉडी के वेलोसिटी वेक्टर को हमने v डैश से रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स अलग अलग होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। बट अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की तो आप ये कह सकते हैं कि मॉड ऑफ ये जो v वेक्टर होगा ये होगा आपका बराबर इसके v डैश वेक्टर के, यानी मैग्नीट्यूड पे असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुई है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके एक सिंगल डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो लेट से हमने कह दिया कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ऐसा कुछ, इस पे हमने x एक्सिस ले लिया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये आपका हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, और एक बॉडी है जो कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। हमने माना कि लेट से ये बॉडी के मोशन का पाथ है, बॉडी ने A से चलना स्टार्ट किया, बॉडी फाइनली B पे पहुंच गई।
तो ए से बी के दौरान ये जो है एक्चुअल में बॉडी का पाथ है जो बॉडी ने फॉलो किया है ए से बी तक जाने के लिए। तो अगर हम बात करें रैंडम किसी एक पॉइंट को हम ले लें, जैसे बोला कि लेट्स से कि इस पॉइंट की अगर हम बात करें इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे बॉडी की जो वेलोसिटी है, देखिए ऑफ कोर्स यहाँ पे जो बॉडी की वेलोसिटी वेक्टर या बॉडी का जो वेलोसिटी है हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा, लेकिन हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, हमने बोला कि चलिए इस पॉइंट के बारे में आप बताइए, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने मान लिया कि जो बॉडी का वेलोसिटी है कुछ ऐसा है, इधर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ होगा। यहाँ पे अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, पता चल गया कि बॉडी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। और यहाँ पे अगर हम आपसे बोलें कि एक फोर्स एक्सटर्नल यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया कुछ ऐसे, और ये जो फोर्स है हमने बोला कि ये फोर्स जो बॉडी की वेलोसिटी है इस वेलोसिटी से लेट से कुछ एंगल पे है, इसको थोड़ा पीछे की डायरेक्शन में हम ट्रेस करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आपको एक एंगल दिख जाएगा। तो ये फोर्स एक एंगल बना रहा है बॉडी की वेलोसिटी के साथ, ये वेक्टर क्वांटिटी चूंकि हमने यहाँ पे इसको वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा वो जो अलोंग द वेलोसिटी एक्ट हो रहा होगा एंड ऑफ कोर्स दिस इज एफ ऑफ कॉस थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा जो कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एक्ट हो रहा होगा, और ये आपका ये कंपोनेंट होगा, और आपने वेक्टर में पढ़ रखा होगा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आपने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। इस एफ को हमने रिजोल्व कर लिया। एक फोर्स है जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, दूसरा फोर्स है जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो होगा क्या कि ये जो एफ कॉस थीटा है एक्चुअली ये पैरेलल फोर्स है जो कि इसके पैरेलली एक्ट हो रहा है वेलोसिटी वेक्टर के। तो आप यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं कि एफ कॉस ऑफ थीटा, ये जो फोर्स है एफ कॉस थीटा causes change in magnitude of velocity vector, यानी कि f cos थीटा की वजह से इस वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में चेंज होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि जो f cos थीटा है वो एक्ट हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी f cos थीटा की वजह से। साथ ही साथ जो f sin थीटा, आपको जहां पे एक फोर्स दिख रहा होगा f sin थीटा, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ इसकी डायरेक्शन में चेंज होना है। तो f cos थीटा causes change in डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो बेसिकली हमारा यही समझाने का आपको मतलब था कि जब भी पैरेलल फोर्स बॉडी पे एक्ट होते हैं तो वो उसकी मैग्नीट्यूड को बदलते हैं, और जब भी कोई फोर्स जो कि मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बॉडी के एक्ट हो रहा है तो वो उसके मैग्नीट्यूड पे असर नहीं करता, वो सीधा ही उसकी डायरेक्शन पे असर डालता। एफ कॉस थीटा रेस्पॉन्सिबल है मैग्नीट्यूड में चेंज होने के लिए, एफ साइन थीटा उसके डायरेक्शन में चेंज होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये तो हमने देखा फोर्स की डेफिनेशन, और फोर्स का जो इफेक्ट है किसी रिजिड बॉडी के ऊपर वो क्या क्या हो सकता है। तो जो हमने स्टेट ऑफ मोशन चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन का जिक्र किया था वो यही है कि बॉडी या तो रेस्ट की कंडीशन में हो या तो बॉडी पहले से ऑलरेडी मूव कर रही हो। तो बॉडी अगर पहले से मूव कर रही है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही होगी। तो जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगा उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, अपोजिट लगा स्पीड डिक्रीज होगी, परपेंडिकुलर लगा डायरेक्शन चेंज होगी, दैट्स इट। अब हम लोग देखते हैं आगे फोर्स में जो सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स होता है, जब बॉडी पे दो से ज्यादा फोर्सेस एक्ट हो तो उनका जो नेट फोर्स होता है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब चीजें चलिए उसको आगे कवर किया जाए। अब हम लोग बात करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस का। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस कहने का ये मतलब होता है कि जब बॉडी पे दो या दो से ज़्यादा फोर्स एक्ट हो रहे होते हैं, उस केस में चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर क्वांटिटी को सिंपली ऐड नहीं कर सकते। तो जब भी बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना होता है, और खास करके जब दो से ज़्यादा फोर्स एक्ट हो रहे हो या फिर दो फोर्स एक्ट हो रहे हो, उस केस में दोनों का वेक्टर सम कैलकुलेट करना पड़ता है। तो सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस का मतलब होता है कि वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस, इसको सिंपल हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस। और वेक्टर सम कब कैलकुलेट करता है, जब दो या दो से ज़्यादा फोर्स बॉडी पे एक्ट हो रहे हों।
आप इसको ये भी लिख सकते हैं, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस। और ये क्यों वेक्टर सम कैलकुलेट किया जाता है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स या फिर इसी को बोला जाता है नेट फोर्स ऑन अ बॉडी। जैसे एग्जांपल आपके सामने हम एक रखें, जैसे लेट से हमने कह दिया कि कोई एक बॉडी है, उस बॉडी पे, ये बॉडी है m किलोग्राम मास की, और इस पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं। एक फोर्स एक्ट हो रहा है F1 और दूसरा जो फोर्स एक्ट हो रहा है, चलिए ये भी फोर्स कुछ ऐसे एक्ट हो रहा है F2। ये दोनों चूंकि वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हमने उसके ऊपर एक एरो का सिंबल यहाँ पे लगा रखा है। एक F1 फोर्स एक्ट हो रहा है, दूसरा फोर्स F2 हो रहा है। m किलोग्राम की एक बॉडी है जो कि इनिशियली ये रेस्ट की कंडीशन में है, ये बॉडी मूव नहीं कर रही है। अब ये बॉडी किधर मूव करेगी, किस डायरेक्शन में मूव करेगी, बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सारी की सारी बातें डिपेंड करेंगी कि इस फोर्स पे कितना नेट फोर्स या फिर कितना रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है। इस केस में हमें यहाँ पे दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकालना होता है। तो आप सिंपल सा ये कह सकते हैं कि अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें दोनों को, तो चलिए हमने मान लिया कि ये जो टूवर्ड्स राइट है हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मान ली, और जो टूवर्ड्स लेफ्ट है वो हमने नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स मान ली, हमने एक्स एक्सिस, और ये ओरिजिन हमने मान लिया। तो जो फोर्स F1 है उसको वेक्टर फॉर्म में हम सिंपली लिख सकते हैं कि F1 इज इक्वल्स टू, इसका मैग्नीट्यूड चूंकि F1 है और एक किधर एक्ट हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एक्ट हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको लिख लिया F1 और ये हो गया I कैप। आपने वेक्टर में पढ़ रखा होगा कि I कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। साथ ही साथ F2 यहाँ पे जो दूसरा फोर्स एक्ट हो रहा है, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एक्ट हो रहा है, तो हमने लिखा F2 वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसका मैग्नीट्यूड F2 और ये भी हो गया टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब जब भी इस बॉडी पे नेट फोर्स निकालने की बात होगी, तो जो हम यहाँ पे लिख चुके हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, इसका मतलब इन दोनों फोर्सेस का जो नेट रिजल्टेंट निकल के आएगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो F नेट होगा, या फिर सिंपल हम उसको बोल दें FR, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स का जो वेक्टर होगा वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। हम इनको एल्जेब्रिकली ऐड नहीं करते, ऐसा नहीं कि एक 4 न्यूटन का फोर्स से एक 5 न्यूटन का फोर्स से बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं तो डायरेक्टली हमने उन दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू निकाल ली। डायरेक्टली कब ऐड होंगे डिपेंड करता है कि दोनों के बीच में एंगल्स कितने हैं फोर्सेस के बीच में। तो यहाँ पे ये हो गया FR इज इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं F1 वेक्टर आपका हो जाएगा, ये हो गया F1 I कैप प्लस ये हो गया F2 I कैप। चूंकि I कैप दोनों में है, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि F1 प्लस F2 और ये हो गया I कैप। तो ये आपका जो रिजल्टेंट फोर्स निकल के आ गया, दिस इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 I कैप। यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा। और ऑब्वियस सी बात है दोनों चूंकि एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम दोनों को सिंपली ऐड कर सकते हैं, एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, बिकॉज थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। यहाँ पे दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल है थीटा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, 0 डिग्री। तो अब जो वेक्टर सम का फॉर्मूला होता है, अंडर रूट आपने पढ़ा होगा, दो वेक्टर, एक वेक्टर A एक वेक्टर B, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो दोनों को जब जोड़ा जाता है, दोनों को जब सम निकालते हैं तो होता है उसका रिजल्टेंट अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा। चूंकि थीटा 0 है तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, तो ये अंडर रूट A प्लस B का स्क्वायर और बाहर A प्लस B के फॉर्म में निकल के आता था। ये आपने वेक्टर में पढ़ रखा है। अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ा तो आप प्लीज़ आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वेक्टर्स के जो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी डाले जा चुके हैं। हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स जो कि इस पे एक्ट हो रहा है, उसका ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो आप इसको जो है ना, ये आप बोल सकते हैं कि ये एक्चुअल में है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स या फिर नेट फोर्स। यानी कहने का मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये बॉडी जो दो फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रही थी,
हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, ये m, और उस फोर्स की डायरेक्शन किधर है आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स निकल के आया फाइनली वो कितना निकल के आया, Fr वेक्टर इज इक्वल्स टू आया F1 प्लस F2 आई कैप मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एक फोर्स इस पे एक्ट करा दिया Fr, और यहाँ से जो मैग्नीट्यूड है इसका कितना है F1 प्लस F2। तो ये जो बॉडी है ये बेसिकली F1 प्लस F2 फोर्स के इन्फ्लुएंस के साथ इधर मूव करेगी टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये तो हमने एक एग्जांपल आपको लेके दिखा दिया जिसमें दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे थे। चलिए कुछ ऐसा होता कि अगर दोनों के दोनों जो फोर्सेस हैं वो किसी एक डायरेक्शन में एक्ट ना हो के दोनों बल्कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे होते। जैसे हमने मान लिया कि एक फोर्स है जो इस बॉडी पे एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी राइट की साइड टुवर्ड्स राइट एक्ट हो रहा है। एक फोर्स इस पे हमने दिखा दिया जो है F2 वेक्टर, और ये एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। अब देख सकते हैं दोनों फोर्स यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे अगर t इज इक्वल्स टू 0 पे ये बॉडी रेस्ट पे है। देखिए t इज इक्वल्स टू 0 का मतलब ये होता है ना, t इज इक्वल्स टू 0 पहली बात कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप टाइम को कभी 0 एज्यूम कर लें। मैकेनिक्स में या फिजिक्स में t इज इक्वल्स टू 0 का वही मतलब होता है कि जब आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं किसी भी बॉडी से रिलेटेड, तो उस जो जहां से आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करें जिस वक्त से, वही टाइम आपका कहलाता है t इज इक्वल्स टू 0। तो जब शुरू में देखा गया कि ये F1 इस पे एक्ट हो रहा था, F2 एक्ट हो रहा था, शुरू में बॉडी रेस्ट पे थी जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया गया। अब हमें ये पता करना है कि इन दोनों फोर्स का जो नेट रिजल्टेंट फोर्स निकल के आएगा इस बॉडी पे वो कितना होगा। लेट्स से कि ये m किलोग्राम की बॉडी है जो कि किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है। तो आप सिंपल यही बोलेंगे ना कि जो हमने पढ़ रखा है कि Fr वेक्टर इज इक्वल्स टू जो होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इन दोनों का वेक्टर सम होगा। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख दिया जाए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो F1 वेक्टर होगा इसको हम लिख सकते हैं, ये कि चूंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एक्ट हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड F1 और ये हो गया आई कैप। यहाँ पे F2 वेक्टर को लिखा जा सकता है F2 और ये माइनस आई कैप। क्यों? क्योंकि ये फोर्स जो है वो टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट एक्ट हो रहा है, नेगेटिव की साइड में एक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे वैल्यू सिंपली उठा के रख दीजिए। F1 को हमने रखा तो ये हो गया F1 आई कैप प्लस ये हो जाएगा F2 माइनस आई कैप, माइनस को हम बाहर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा F1 आई कैप माइनस F2 आई कैप। तो ये आपका निकल के आ गया F1 माइनस F2 और ये हो गया आई कैप, ये हो गया Fr। तो रिजल्टेंट फोर्स जो निकल के आया उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, F1 माइनस F2 है। और हमने शुरू में चलिए हमने ये मान लिया अगर कि जो F1 का जो मैग्नीट्यूड है, जो इसका मैग्नीट्यूड है F1 इज ग्रेटर देन F2, यानी कि जो टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब इस वाले फोर्स की हम बात कर रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड हमने मान लिया कि इस वाले के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी जो होगा वो इसी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगी। और किस इन्फ्लुएंस के साथ मूव करेगी, तो आप बोलेंगे F1 माइनस F2 के साथ मूव करेगी ये। तो ये जो यहाँ पे निकल के आया ये दोनों फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल के आया। तो एक बात क्लियरली आप देख सकते हैं, चूंकि ये दोनों फोर्सेस अपोजिट एक्ट हो रहे थे, तो जैसे यहाँ पे दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे थे, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। आप बोल सकते हैं यहाँ पे थीटा की अगर हम बात करें तो थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। तो जब भी किसी बॉडी पे दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होते हैं तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट होता है वो उन दोनों फोर्स का डिफरेंस निकल के आता है, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस निकल के आता है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डिफरेंस का मतलब क्या, बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को माइनस कर दीजिए और जो डायरेक्शन होगी वो होगी टुवर्ड्स जो बिगर फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन में। चूंकि यहाँ पे हमने पहले ही मान रखा है कि जो F1 है वो F2 से बड़ा है, इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो F1 के तरफ होगा, यानी टुवर्ड्स जो इसमें से बिगर फोर्स होगा दोनों फोर्स के कंपेरिजन, दोनों फोर्स के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि जो बॉडी है, इस बॉडी की अगर बात करें तो दो फोर्स इस पे एक्ट हुए तो थे, लेकिन ये बॉडी मूव किधर करेगी, आप बोलेंगे दिस बॉडी विल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ Fr। और ये जो Fr है इसको हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये हो जाएगा
F1 माइनस F2, अगर हम सिंपल इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो जहाँ पे हमने देख लिया, जहाँ पे दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे थे, इस वाले एग्जांपल में हमने देखा दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि जो दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं दोनों न तो एक ही डायरेक्शन में हो और न तो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है कि जो फोर्स एक्ट हो रहे हैं बॉडी के ऊपर वो पैरेलल भी नहीं है और साथ ही साथ वो एंटी पैरेलल भी नहीं है। तो जैसे एक एग्जांपल लिया जाए जिसमें हम चलिए हमने मान लिया कि एक पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दी जाए, क्योंकि हम यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन को जो है वो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल यहाँ पे नहीं लेने वाले। तो हमने मान लिया कि ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, दिस वन इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये हो गया प्लस वाई की डायरेक्शन। और मान लिया गया कोई बॉडी थी जो शुरू में ये रेस्ट की कंडीशन में थी और वो बॉडी कुछ ऐसे थी, ये हमने m किलोग्राम की बॉडी मान ली और इस पे जो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, चलिए उस फोर्स को दिखा दिया। हमने बोला कि इस पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में F1 वेक्टर, और जो दूसरा फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है लेट्स से कि वो फोर्स कुछ ऐसे हो रहा है एक्ट F2 वेक्टर। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से समझिए। ये m किलोग्राम की बॉडी है, इस पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक फोर्स एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दूसरा फोर्स एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। मतलब दोनों फोर्स जो है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे एक्ट हो रहे हैं, यानी थीटा इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री है दोनों फोर्स के बीच का एंगल। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखें, और ये भी हमने मान लिया कि जो t इज इक्वल टू 0 है, ये बॉडी किस कंडीशन में है, ये रेस्ट की कंडीशन में। देखिए मूव तो बाद में करेगी, जब इस पे फोर्स अप्लाई होगा उसके बाद बॉडी मूव करने वाली। शुरू में हमने मान लिया कि बॉडी रेस्ट पे थी, तो इसका वेक्टर फॉर्म आप लिख सकते हैं कि जो F1 हो जाएगा, F1 वेक्टर इज इक्वल टू, इस फोर्स की अगर हम बात करें तो आप बोलेंगे किधर एक्ट हो रहा है, टुवर्ड्स राइट एक्ट हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो चूंकि इसका मैग्नीट्यूड F1 है तो ये हो जाएगा F1 आई कैप। दूसरा वाला जो फोर्स है F2 फोर्स की बात करें, इस फोर्स के बारे में बात करें तो ये फोर्स एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, चूंकि इसका मैग्नीट्यूड F2 है तो F2, और इधर हमने ले लिया जे कैप। ये वेक्टर में आपने पढ़ा है कि जो जे कैप होता है ये एक यूनिट वेक्टर होता है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की तरफ होता है। अब यहाँ पे दोनों फोर्स का हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, तो हम लिख सकते हैं कि Fr जो दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा इट विल बी इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। दोनों फोर्स का हमें यहाँ पर रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। एक बात आपको ये भी पता है कि हम वेक्टर्स को पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम किसी भी प्लेन में उनको पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन को अगर हम चेंज ना करें तो पैरेलल डिस्प्लेसमेंट अलाउड होता है वेक्टर के अंदर। तो ये जो आपको दिख रहा है F2, इसको हमने पैरेलली अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे डिस्प्लेस कर दिया। एक फोर्स ऐसे F2 ऊपर की तरफ हो गया, एक फोर्स इधर हो गया, ये आपका हो गया F2 वेक्टर, ये आपका हो गया F1 वेक्टर। अब इन दोनों के रिजल्टेंट की जब बात होगी तो आप वेक्टर्स में आपने पढ़ा है दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। दोनों वेक्टर्स हैं, उनको आप किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से जूम कर लीजिए और उसके बाद उनको लेके आप एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए, तो जो आपका डायगोनल होता है वो डायगोनल आपको देगा दोनों के रिजल्टेंट को। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो डायगोनल यहाँ पे आएगा यही होगा दोनों का रिजल्टेंट, यही होगा आपका Fr। ठीक है, तो देखिए अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, यहाँ पे तो एंगल फिलहाल 90 डिग्री है, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो ये F1 हो गया इसकी लेंथ, ये F2 है तो आपका ये भी हो जाएगा F2, आप इसको भी लिख सकते हैं F2। अगर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करें, ये आपका F2 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड F1 हो गया। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे जो आपको Fr यहाँ पे दिखाई दे रहा है डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, तो आप क्लियरली यहाँ पे लिख सकते हैं कि Fr विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अंडर रूट, ये देखिए बेस की तरह से वर्क करेगी, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस, क्योंकि इस एंगल को हमने मान रखा है यहाँ पे थीटा। तो आप बोलेंगे ये बेस का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो ये आपके सामने निकल के आ गया रिजल्टेंट फोर्स। और ये रिजल्टेंट फोर्स कब हमने कैलकुलेट किया, जब दो फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट हो रहे हो किसी बॉडी के ऊपर। जब भी 90 डिग्री पे किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट होते हैं तो जो उनका रिजल्टेंट होता है Fr इज इक्वल टू, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का वो हो जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट F2 स्क्वायर। यानी कि ये बॉडी जो है इस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने वाली है। शुरू में तो हमने देखा कि इस बॉडी पे एक फोर्स एक्ट हो रहा था F1,
राइट की तरफ एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा था। तो अगर हमें पता करना है कि बॉडी एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में मूव करने वाली है, तो हमें सबसे पहले पता करना होगा कि बॉडी पे जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन ये है, यानी बॉडी फाइनली आपकी इस पाथ पे मूव करेगी। समझ में आया? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफ आर। थीटा यहाँ पे इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हमें टेन ऑफ थीटा निकालना पड़े तो टेन थीटा हो जाएगा जे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हो जाएगा F2 डिवाइडेड बाई F1। तो थीटा इज इक्वल्स टू हो गया टेन इनवर्स, ये हो जाएगा F2 डिवाइड बाई F1। तो एंगल भी हमने पता कर लिया कि फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। एंगल जो है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हमने लिया, और खास करके आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ही एंगल को लिया करिएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप इस वाले एंगल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस वाले एंगल को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, अगर इसको हमने लिख लिया, लेट से इसको हमने अल्फा लिख लिया, तो ये हो जाएगा tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू, इस अल्फा के लिए आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर कहने का मतलब कि आपका F1 की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा F1 डिवाइड बाई F2। तो यहाँ से अल्फा आपका निकल के आ जाएगा tan इनवर्स F1 डिवाइड बाई F2। ठीक है ना? यानी वर्टिकल के साथ भी हमने एंगल कैलकुलेट कर लिया, जो भी रिजल्टेंट फोर्स निकल के आ रहा है, साथ ही साथ इसका हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बन रहा है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये कुछ केसेस हमने यहाँ पे लिए सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस के। तो सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, जब बॉडी पे सिर्फ एक फोर्स एक्ट हो रहा हो तो वहाँ पे हमें इसके बारे में नहीं सोचना। जब बॉडी पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं या दो से ज़्यादा फोर्स एक्ट हो रहे होते हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती है। तो सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस मतलब वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है ना, या नेट फोर्स ऑन अ बॉडी। ठीक है? और कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हेन टू और more than two forces act on a body, यानी जब बॉडी पे दो या दो से ज़्यादा फोर्स लग रहे हों, उस केस में हमें सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि बॉडी पे मान लीजिए कि सिर्फ ज़रूरी थोड़ी है कि दो ही फोर्स एक्ट होगा। जहाँ तो हमने दो फोर्स आपको दिखा कि उसकी पॉसिबिलिटीज़ हमने दिखा दी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। हो सकता है कि बॉडी पे दो से ज़्यादा फोर्स एक्ट हो रहे हों, और जो फोर्स एक्ट हो रहे हों उन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो रैंडम दी हुई हो। दो से ज़्यादा फोर्स यानी मोर देन टू फोर्सेस, तीन फोर्स भी एक्ट हो सकते हैं। देखिए ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे आपके मन में डाउट आ रहा होगा, ज़रूरी थोड़ी है कि जो दो फोर्स जो एक्ट हो रहे हैं वो सिर्फ 90 डिग्री पे ही एक्ट होंगे। ऐसा भी पॉसिबल है कि जो एक्ट होने वाले फोर्सेस हैं वो किसी एंगल पे एक्ट हो रहे हैं। उस केस में आप क्या करेंगे? तो चलिए एक एग्जांपल हमने ले लिया। जैसे हमने बोला आपसे कि ये कोई, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, हमने बोला कि ये कोई बॉडी है। इस बॉडी पे हमने बोला कि एक फोर्स ऐसे एक्ट हो रहा है, F1 वेक्टर हमने मान लिया। जो दूसरा फोर्स है इस बॉडी पे वो ऐसे एक्ट हो रहा है, चलिए हमने मान लिया ये, हमने मान लिया कि ये फोर्स एक्ट हो रहा है F2 वेक्टर। ठीक है? दोनों के बीच का एंगल कुछ ना कुछ रहा होगा, दोनों फोर्स जो एक्ट हो रहे हैं बॉडी के ऊपर, इसको हमने मान लिया, लेट से हमने मान लिया इसको अल्फा। अब यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स की बात जब करेगा तो हम कैसे करेंगे? तो चलिए पहले दोनों फोर्स को दिखा दिया जाए यहाँ पे। तो इस बॉडी को हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पे जो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, ये हमने वर्टिकल एक्सिस दिखा दिया ऐसे। एक फोर्स है जो F1 इस पे एक्ट हो रहा है, तो हमने इसको F1 को ऐसे कुछ दिखा दिया, ये हो गया आपका F1 वेक्टर। जो दूसरा फोर्स है ये एक्ट हो रहा है कुछ ऐसे, ये हो गया F2 वेक्टर। ठीक है? इन दोनों का हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, मतलब वेक्टर सम कैलकुलेट करना है। वेक्टर सम कहने का मतलब कि आप भूल जाइए कि दोनों फोर्स हैं। आप ये सोचिए कि दोनों वेक्टर हैं और दो वेक्टर कुछ इस तरीके से हैं और दोनों के बीच का एंगल जो है अल्फा है, और इन दोनों वेक्टर्स को हमें ऐड करना है। तो आपको ये बात पता है कि जब भी दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना होता है तो दो तरीके होते हैं। एक तो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन होता है और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ में हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स के टेल को एक जगह पे रखा जाता है, उसके बाद जो भी कैलकुलेशन से करते हैं
या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पे ट्रायंगल लॉ का यूज करना है, तो जब ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे तो एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को रखना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, आप बोलेंगे इसको फिर से हम ड्रॉ कर दें, तो ये हमने ड्रॉ किया फोर्स जो है F1 वेक्टर। अब इसके टेल को इसके हेड पे लेके जाना है, तो एक ही तरीका है, इसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें इसी लाइन के अलोंग। तो एक पॉइंट आएगा जब इसका जो टेल है इसके हेड पे आ जाएगा, वो कुछ ऐसे हो गया, ये आपको दिख रहा होगा, हाँ ये हो गया आपका F2 वेक्टर। अब पहले वाले वेक्टर से दूसरे वाले वेक्टर को ऐसे मिला दिया जाए तो एक्चुअल में ये जो निकल के आता है ये आपका होता है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, समझ में आया? यानी बॉडी जो है वो इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने वाली है। और यहाँ से आपको पता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड हम सिंपल निकाल सकते हैं, Fr इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस ऑफ अल्फा, जो कि यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है, अल्फा दे रखा है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे आपको थोड़ी समझने में प्रॉब्लम हुई हो, स्पेस भी थोड़ा कम है। ऐसे एग्जांपल्स बहुत मिलेंगे आपको चैप्टर में, अभी तो हम लोग इसमें अभी तो धीरे धीरे हम लोग इसमें एंट्री मार रहे हैं। हमने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया कि हम लोग जो थ्योरेटिकल पोर्शन है हम लोग शॉर्ट में कवर करेंगे। एटलीस्ट हम लोग उन सारे चीज़ों को टच कर लेंगे जहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं, जो बेस होते हैं। बाकी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें न्यूमेरिकल के थ्रू सीखने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल हो सकते हैं उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करें, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। आपका वर्क पावर एनर्जी की बात करिए, सर्कुलर मोशन की बात करिए, आप रिजिड बॉडी डायनामिक्स की बात करिए, कहीं भी आप पूरे मैकेनिक्स में ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ना, और साथ ही साथ इसके पहले हमने कंस्टेंट मोशन के बारे में कुछ आपको क्वेश्चंस कराए हैं, कुछ तरीके बताएं, उसको भी आप देखते रहिएगा। अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि व्हेन मोर देन 2 फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी, उस केस में क्या होता है, बॉडी पे नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है।